हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं आपका सीएम सर चंद्रमौली मौर्य एक बार फिर आ गया हूं लेकर आपके लिए एक नया लेक्चर सेल यूनिट ऑफ लाइफ का। आज हम ले रहे हैं यहाँ सिक्स्थ लेक्चर। पिछले 5 लेक्चर्स में हमने सेल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ कंसेप्ट्स को सीखा था लाइव क्लास में। आज उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आपके लिए ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। आप हमारे इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप डिटेल्ड बॉटनी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, डिटेल में स्ट्रक्चर कोर्सेज चाहते हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्विजेज चाहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट चाहते हैं और वर्ष भर लग करके हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं और नीट में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल नीट ब्रह्मास्त्र। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के लिए ईयर लॉन्ग पढ़ाई करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज। ये जो हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेज, पीरियोडिक टेस्ट, लाइव इंटरेक्टिव क्विजेज, PDFs, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सब आपको यहाँ अवेलेबल होंगे। तो जो बच्चे अपने बॉटनी में कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस में हम बात करेंगे इंटरफेज न्यूक्लियस की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, ये है साहब इंटरफेज न्यूक्लियस। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटरफेज न्यूक्लियस की। इंटरफेज न्यूक्लियस की बात क्यों की जाती है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को इंटरफेज में स्टडी किया जाता है। तो दो चीज़ें समझने की है यहाँ। एक तो क्यों न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को इंटरफेज में स्टडी किया जाता है, इंटरफेज क्या चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम इंटरफेज में न्यूक्लियस को देख रहे होते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो दो चीज़ें हम समझें। पहले मैं एक आउटलाइन दे दूं आपको कि जब इंटरफेज में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को आप देख रहे होते हैं तो आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद जेनेटिक मटेरियल अलोंग विद इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का, जिसमें आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें है क्रोमेटिन मटेरियल जो मेन कंटेंट होता है न्यूक्लियस का, इसमें है फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले जल्दी से मैं आपको ये समझा दूं कि इंटरफेज में क्यों न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है। तो इंटरफेज में न्यूक्लियस को क्यों स्टडी किया जाता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या है? देखिए, इंटरफेज इज द इंटरवल और इंटरवल फेज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का एक पार्ट है। दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में या दो सेल डिवीजन के बीच में जो एक गैप होता है, एक इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज। और इस समय सेल्स ज़्यादा एक्टिव होती है। तो थोड़ा सा इसके लिए हमको समझना पड़ेगा सेल साइकिल, ठीक है। जब मैं सेल साइकिल की बात करता हूँ बच्चों, तो ये सेल का लाइफ है। ये यूँ कहें सेल की लाइफ का एक पार्ट है सेल साइकिल। सेल की लाइफ क्या है? तो मैं पहले तो आपको सेल की लाइफ समझा दूँ। लाइफ ऑफ अ सेल, और यही होता है जिसको आप कहते हैं ग्रोथ। तो जब आप लाइफ ऑफ सेल की बात करते हैं ना, तो सेल की लाइफ में 3 चीज़ें होती है साहब। सेल डिवीजन फेज, सेल इलोंगेशन फेज और सेल मैचुरेशन फेज, ठीक है। और जब कोई सेल एक्टिव सेल साइकिल में होती है, एक्टिव सेल साइकिल का मतलब G1, S, G2 एंड M, तो इसको कहते हैं एक्टिव सेल साइकिल। G1, S, G2 एंड M, इसको कहा जाता है एक्टिव सेल साइकिल। तो जब कोई सेल इस एक्टिव सेल साइकिल में है, इसका मतलब वह अभी सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन फेज में है। जब हम कहते हैं सेल मैचुरेशन, तो सेल मैचुरेशन का मतलब क्या? तो जब कोई सेल इस एक्टिव सेल साइकिल से बाहर निकल करके चली जाती है G0 में, तो उसको कहते हैं सेल मैचुरेशन फेज। G0 कहें या क्विसेंट फेज कहें, एक ही मतलब है। यानी सेल हैज लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, इसको कहा जाता है G0। समझ गए? तो दिस इज द लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ सेल। तो इसमें क्या चीज़ है, अब आप देखिए, सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया, तो जब तक ये है तब तक सेल एक्टिव सेल साइकिल में। जैसे ही सेल गई किसमें, सेल मैचुरेशन में, तो वो G0 से निकल करके G1 से निकल करके G0 में चली जाएगी, तो उसको हम सेल मैचुरेशन कहेंगे। और सेल मैचुरेशन का मतलब होता है कि लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। नाउ सेल इज मैच्योर।
अपना फंक्शन करेगी, जो भी उसको फंक्शन करना है, एक पर्टिकुलर टाइम तक जिंदी रहेगी। उसके बाद उसमें आएगा सीनेसेंस, एजिंग, और उसके बाद उसकी हो जाएगी डेथ। और यही होता है हर लाइफ का सेल, हर सेल का लाइफ। सेल डिवीजन, सेल लोंगेशन यानी एक्टिव सेल साइकिल में है। सेल मैच्योरेशन यानी जीवन से निकल करके जीरो में चली गई है, और अब उसके बाद वो मैच्योर हो गई, अपना एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करेगी, उसका एक लाइफ स्पान होता है, और उसके बाद उसमें बुढ़ापा आएगा, सेनेसेंस आएगा, एजिंग आएगा, उसके बाद डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल का लाइफ, उसी का ही एक पार्ट है सेल साइकिल, जीवन है G2M। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये G1 S एंड G2, दिस फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज। क्यों? क्योंकि ये जो एम फेज होती है ना, ये डिवीजन फेज होती है। इस दौरान सेल डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, तो मैंने ये आपको क्यों समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि भाई न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को इंटरफेज में क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर दिखाई देगा, तो वो इंटरफेज में दिखाई देगा, यानी कि G1 S G2 में दिखाई देगा, एम फेज में दिखाई नहीं देगा। ये जो आप पढ़ते हैं ना, रट्टा लगा लेते हैं क्या, कि साहब सेल डिवीजन, सॉरी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ये एक्चुअल में किसके पार्ट है? ये पार्ट है एम फेज के। और आपने सबने याद किया होगा कि प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, और फिर टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर होती है। तो आपको वो स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस कहाँ दिखाई देगा? तो वो एम फेज में दिखाई नहीं देगा। और इसलिए हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं किसमें? हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं इंटरफेज में। तो जब हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इंटरफेज में न्यूक्लियस आपको इस तरह प्रकार का दिखाई देगा। इसमें चार चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा। इसमें आता है सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये दो तरह की होती है। एक तो होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये इसके नीचे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसमें आप देख सकते हैं ये पोर्स हैं, और इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? इन न्यूक्लियर पोर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो आप जानते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रही होती है। अब साहब, साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस में जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी? तो वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगी। या न्यूक्लियस से कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में आएगी तो किसके थ्रू आएगी? तो वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू। यानी कोई चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में गई तो वो किस से जाएगी? तो इस न्यूक्लियर पोर से। और कोई चीज़ न्यूक्लियस से बाहर आएगी साइटोप्लाज्म में, तो वो किसके थ्रू आएगी? तो वो इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू। अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई क्या चीज़ अंदर जाती है, तो जितना भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन है जो न्यूक्लियस को रिक्वायर्ड है, जैसे अगर मैं उदाहरण से समझाऊं आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आप ले लीजिए राइबोसोम जो होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, उसमें आरआरएनए प्लस प्रोटीन होता है। अब भाई प्रोटीन का सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में ही होता है ना, राइबोसोम पर होता है। और राइबोसोम कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, या फिर साइटोप्लाज्म में, या फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। तो वो जो प्रोटीन है जो राइबोसोम सिंथेसाइज करेगा, वो इस साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा? तो वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगा। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। इस न्यूक्लियोलस पर ही उस प्रोटीन की और आरआरएनए की असेंबली होती है, और इसलिए न्यूक्लियोलस को कहा जाता है राइबोसोमल फैक्ट्री। तो राइबोसोम को बनाने वाला प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगा। ये स्ट्रक्चरल हो गया। फंक्शनल की बात करूं तो एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आप जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो प्रोटीन है ना, एंजाइम प्रोटीन है, तो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होंगे, और फिर ये जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे न्यूक्लियस में। तो ऐसे कैसे न्यूक्लियस से बाहर क्या आएगा? तो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, सबसे पहले तो आप समझ ही गए होंगे कि राइबोसोम बाहर आएगा, क्योंकि राइबोसोम की जो असेंबली होती है वो न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियोलस पर होती है। फिर क्या बाहर आएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट एमआरएनए, जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उससे एमआरएनए बनता है, तो वो एमआरएनए इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, फिर वो आ करके राइबोसोम पर जुड़ता है, और राइबोसोम पर जुड़ करके फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। फिर आता है इसमें दूसरी चीज़ क्या? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ग्राउंड मैट्रिक्स है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं,
ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जीटीपी, एटीपी, टीटीपी, सीटीपी जो काम आते हैं किसमें, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में, यानी कि डीएनए आरएनए सिंथेसिस में, क्योंकि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन तो वो सब न्यूक्लियस में ही होता है, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपको यहाँ इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। तो मैं यहाँ चर्चा करूँगा क्रोमेटिन मटेरियल की। ये क्रोमेटिन क्या है? देखिए, मैं क्रोमेटिन की जो चर्चा कर रहा हूँ ना, आप यूँ समझ लीजिए कि ये क्रोमेटिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस मैं एक आइडिया आपको दूंगा, अगर आप ज़्यादा और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए क्रोमेटिन, क्रोमोजोम एंड सेल डिवीजन, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद का जो वीडियो मैं आपको डालूंगा उसको आप ज़रूर देखें, और जिन्होंने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल नीट ब्रह्मास्त्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और साथ में हमारा गूगल प्ले स्टोर से CMI नीट कंसेप्ट क्लासेज का जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लें। तो मैं क्रोमेटिन का एक आइडिया आपको देता हूँ, और इस आइडिया को लेकर के फिर मैं अगला वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आइए जरा बच्चों बात करते हैं क्रोमेटिन। ये बहुत कमाल की चीज़ है साहब। पहली बात तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन ही जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमेटिन क्या है? तो क्रोमेटिन है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जो होता है ना, वो सिंपल डीएनए नहीं होता है। डीएनए जो होता है हाईली कॉम्पैक्ट रूप में पाया जाता है, और डीएनए लिपटा रहता है रेप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेसिक प्रोटीन होता है, आर्जिनिन लाइसिन रिच प्रोटीन होता है जो बेसिक नेचर के होते हैं, और इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड डीएनए रेप्ड रहता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। और सुनना कान खोल करके, यही क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड हो जाता है, हाईएस्ट कंडेंस्ड क्रोमेटिन, तो यही बनाता है क्रोमोसोम। और ये कंडेंसेशन कब होता है? तो ये कंडेंसेशन मैक्सिमम होता है कब? तो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग एम फेज। और एम फेज में भी मैंने अभी कहा, एम फेज मतलब डिवीजन की फेज, या तो माइटोसिस या मियोसिस में 4 इवेंट्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मैक्सिमम कंडेंसेशन इस क्रोमेटिन का कब होता है? तो मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है मेटाफेज में। और इसलिए क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है किसमें? मेटाफेज में। तो क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए है? इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और इसी की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं सेल डिवीजन में, उनको सेल डिवीजन को समझ में नहीं आ रहा होता। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, और अगले वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।